क्या हाल है दोस्तों। हम आपके लिए भारत पर एक और वीडियो लेकर आए हैं और आज हम प्राचीन भारत के शीर्ष तथ्यों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत भारत के रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? प्राचीन भारत कई तरीकों से रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। योग और ध्यान से लेकर आयुर्वेद तक, जो लोगों के खाने पीने और इलाज करने के तरीके को दिशा देता है। इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आप इसे दिवाली जैसे त्योहारों में देख सकते हैं। वैदिक परंपराओं में और रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों में भी इसकी जड़ें हैं, जो प्राचीन व्यापारिक मार्गों तक जाती हैं। यहाँ तक कि भाषा में भी संस्कृत ने हिंदी और अन्य भाषाओं को आकार दिया है, और प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक डिजाइनों तक की वास्तुकला भी इस जुड़ाव को जीवित रखती है। कर्म और धर्म पर आध्यात्मिक जोर आज भी बहुत से लोगों के जीवन और रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण को मार्गदर्शित करता है। ऐसा लगता है जैसे अतीत वर्तमान में ही बुना हुआ है, जो हर दिन आदतों, मूल्यों और रीति रिवाजों को आकार देता है। योग कोई पुरानी चीज है? मुझे लगा था कि वो तो कोई आधुनिक चीज है। हाँ, योग बहुत पुराना है। योग का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेदों में मिलता है, जो 3000 साल से भी पुराने हैं। ये शुरुआत में एक आध्यात्मिक और ध्यान की प्रथा थी, सिर्फ व्यायाम नहीं। आज जो शारीरिक मुद्राएं या आसन हम करते हैं, वे बहुत बाद में लोकप्रिय हुए, खासकर 20वीं सदी में जब योग पूरी दुनिया में फैल गया। तो इसकी जड़ें प्राचीन हैं, लेकिन फिटनेस वाला रूप काफी आधुनिक है। ठीक है, समझ गया। तो जब आप फिटनेस वर्जन कहते हैं तो कौन सा रूप फिटनेस वर्जन माना जाएगा जो प्राचीन रूप से अलग है? प्राचीन रूप मुख्य रूप से बैठकर ध्यान करने, मुद्राओं और गहरे ध्यान व आध्यात्मिक चीजों के लिए आराम से बैठने पर केंद्रित था। फिटनेस वर्जन में आज जो भी डायनामिक चीजें हम देखते हैं, जैसे विन्यासा फ्लो, पावर योगा या हॉट योगा, वो सब शामिल हैं। कई तरह की खड़े होकर की जाने वाली मुद्राएं, संतुलन बनाना, स्ट्रेचिंग और फ्लोइंग मूवमेंट्स होती हैं, जो ताकत बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई हैं। लचीलापन बढ़ाने और कैलोरी बर्न करने के लिए भी यह बदलाव, जिसमें योग को व्यायाम केंद्रित बनाया गया, मुख्य रूप से 20वीं सदी में हुआ। मैंने कभी योग को कैलोरी बर्न करने के तरीके के रूप में नहीं सोचा था। मैं हमेशा दौड़ने, जॉगिंग, किक बॉक्सिंग या वेटलिफ्टिंग के बारे में सोचता था, कैलोरी बर्न करने के लिए। लेकिन मैंने कभी योग को कैलोरी बर्न करने के लिए नहीं सोचा। इस मामले में योग कितना अच्छा है? जैसे वजन कम करने के लिए, पेट की चर्बी घटाने के लिए, आपका क्या विचार है? दौड़ने या किकबॉक्सिंग की तुलना में यह सबसे अच्छा कैलोरी बर्नर नहीं है। 1 घंटा योग तीव्रता के आधार पर 200-400 कैलोरी जलाता है, जबकि दौड़ना इससे दोगुनी कैलोरी जला सकता है। वजन घटाने में कार्डियो बेहतर है, पर योग के अपने अलग फायदे हैं। यह तनाव कम करता है, जिससे पेट की चर्बी घटती है क्योंकि तनाव से चर्बी जमा होती है। यह ताकत और लचीलापन बढ़ाकर अन्य वर्कआउट्स आसान बनाता है। तो यह वजन घटाने का मुख्य जरिया नहीं, पर एक मजबूत सहायक है। मैं एक वेयरहाउस में हफ्ते में 50 घंटे काम करता हूँ और मैं वहाँ ज्यादातर लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही इंसान हूँ और मैं इसे जिम की तरह लेता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि छुट्टी के दिनों में या जब मैं घर पर हूँ तो शायद कोई योगा करना बुरा विचार नहीं होगा। हाँ, ये तो वाकई बहुत समझदारी भरा कदम लगता है। इतनी लंबी वेयरहाउस शिफ्ट्स के बाद तुम्हारा शरीर शायद उठाने और झुकने से अकड़ गया होगा। योगा तुम्हें ढीला करने में मदद करेगा। उन दर्द भरी मांसपेशियों को स्ट्रेच करो और वाकई रिकवरी को तेज करो, ताकि अगली शिफ्ट के लिए बेहतर महसूस कर सको। तुम्हें छुट्टी के दिनों में कुछ भी बहुत तीव्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि 20 से 30 मिनट का हल्का या रिस्टोरेटिव योग भी तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। हिप ओपनर्स, पीठ की स्ट्रेचिंग और कुछ आसान ट्विस्ट्स पर ध्यान दो। इस तरह की रिकवरी एक्सरसाइज तुम्हें बिना चोटिल हुए काम पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगी। ठीक है, शायद मुझे इसे आजमाना पड़े, लेकिन मैं तो पेट की चर्बी पर फोकस करना चाहता हूँ। सच कहूं तो तुम सिर्फ पेट की चर्बी को अलग से कम नहीं कर सकते। तुम्हारा शरीर खुद तय करता है कि सबसे पहले किस जगह से चर्बी कम होगी, तुम नहीं। अच्छी बात यह है कि तुम्हारी वेयरहाउस की नौकरी पहले से ही बहुत सारी कैलोरीज जला रही है, तो असली मेहनत तो वहीं हो रही है। अगर तुम पेट के हिस्से को टारगेट करना चाहते हो, तो कोर स्ट्रेंथ के लिए योग करो। प्लैंक, बोट पोज और वॉरियर 3 जैसी मुद्राएं उस चर्बी के नीचे की मांसपेशियों को मजबूत करेंगी। इसके साथ ही अपनी डाइट को थोड़ा सुधारो, खासकर मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करो, और समय के साथ तुम्हें नतीजे दिखेंगे। योग तुम्हारी पीठ को मजबूत रखने में मदद करेगा, जब तुम काम पर मेहनत कर रहे हो। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। पर्यटक प्राचीन भारत को क्यों पसंद करते हैं?
पर्यटक प्राचीन भारत को इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? मैं मुझे लगता है कि इसका एक कारण ये है कि भारत के पास हजारों सालों का बेहद समृद्ध इतिहास है। प्राचीन मंदिर, महल और ताजमहल जैसे स्मारक जो वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। यहाँ आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई भी है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ और योग, बौद्ध धर्म जैसी परंपराएं पूरी दुनिया को प्रभावित कर चुकी हैं। साथ ही पर्यटक एक ऐसी जीवंत संस्कृति का अनुभव करने के लिए आकर्षित होते हैं जो आज भी अपनी प्राचीन जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए आप इन परंपराओं को आज भी प्रचलन में देख सकते हैं, एक ऐसे तरीके से जो प्रामाणिक और वास्तविक महसूस होता है। हाँ, ताजमहल कितने साल पुराना है? मैं इससे बहुत प्रभावित इससे ताजमहल 1600 के दशक में बनाया गया था, तो यह अब लगभग 400 साल पुराना है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की समाधि के रूप में बनवाया था और इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। इसकी समरूपता और संगमरमर का काम वाकई में अद्भुत है। अगर आपको कभी मौका मिले तो यह जरूर देखने लायक है। बहुत अच्छा। तो क्या यह पुराना दिखता है या बहुत शानदार दिखता है? क्या ये टूट रहा है? ताजमहल के साथ क्या हो रहा है? अरे नहीं, ये बहुत खूबसूरती से संरक्षित है। ये बिल्कुल भी जर्जर नहीं दिखता। सफेद संगमरमर आज भी चमकदार और एकदम साफ है, जो इसकी उम्र को देखते हुए वाकई काबिल तारीफ है। पूरी इमारत को सदियों से बहुत ध्यानपूर्वक संरक्षित और पुनर्स्थापित किया गया है, इसलिए यह लगभग कालातीत लगती है। ये टूटने के बजाय निश्चित रूप से शानदार दिखती है। इसकी जटिल इनले कारीगरी, इसके चारों ओर के बाग बगीचे, सब कुछ बेहतरीन हालत में है। यही वजह है कि यह इतना प्रतिष्ठित है और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। हाँ, मुझे इसे जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है। स्थानीय लोग प्राचीन भारत का अनुभव कैसे करते हैं? आप प्राचीन भारत में कदम नहीं रख सकते, वह बहुत पहले जा चुका है, लेकिन आप उसके करीब पहुंच सकते हैं। वाराणसी जैसे स्थानों में जहां गंगा आज भी बहती है, अनुष्ठान जारी रहते हैं और लोग उन मंदिरों के बीच रहते हैं जो अधिकांश देशों से भी पुराने हैं। यह कोई पुनः अभिनयन नहीं है, ये परत दर परत इतिहास है जिसमें लोग आज भी रहते हैं। सड़क के खाने से लेकर त्योहारों तक जो सदियों पुरानी परंपराओं की गूंज है। माहौल अव्यवस्थित, पवित्र और संरक्षण के बजाय निरंतरता में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। तो तो मैं प्राचीन भारत नहीं जा सकता? क्या तुम कोई टाइम ट्रैवल डिवाइस नहीं जानते जिससे मैं जाकर देख सकूं? माफ कीजिए, कोई टाइम ट्रैवल डिवाइस मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह से विज्ञान कथा है। सबसे करीब आप वाराणसी या खजुराहो जैसे जीवंत ऐतिहासिक स्थानों में पहुंच सकते हैं, जहां प्राचीन अनुष्ठान और वास्तुकला आपको सदियों पीछे ले जाती है। या फिर संग्रहालयों में प्रतिकृतियां देख सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ देखना है, घूमना नहीं। ठीक है। प्राचीन भारत को खोजने के लिए सबसे अच्छे स्थान कौन से हैं? तो सबसे स्पष्ट है आगरा, जहां ताजमहल है। लेकिन इसके अलावा मैं कहूंगा कि वाराणसी गंगा के किनारे प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं का अनुभव करने के लिए अद्भुत है। दिल्ली में शानदार संग्रहालय और जगह जगह बिखरे प्राचीन खंडहर हैं। अगर आप मंदिरों के शौकीन हैं तो खजुराहो में ये शानदार मध्यकालीन हिंदू मंदिर हैं, जिन पर जटिल नक्काशी की गई है। और फिर दक्षिण में हम्पी जैसे स्थान हैं, जहां एक प्राचीन साम्राज्य के विशाल खंडहर, बड़े बड़े पत्थर और हर जगह मंदिर फैले हुए हैं। हर क्षेत्र वाकई कुछ अलग पेश करता है, तो यह इस पर निर्भर करता है कि प्राचीन भारत का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। अच्छा, तो फिर प्राचीन भारत समय के साथ विस्तार से कैसे परिवर्तित हुआ है? प्राचीन भारत की विकसित परंपराएं आज भी गहराई से जुड़ी हैं। धर्म और कर्म जैसे मूल विचार जीवन का आधार हैं। हजारों साल पुराने जीवंत मंदिरों की रस्में प्राचीनता की झलक देती हैं। जाति व्यवस्था आधिकारिक अंत के बावजूद सामाजिक संरचना को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। भाषा, भोजन, दिवाली जैसे त्योहार और कहानी कहने की परंपराएं समय के साथ बदली हैं, लेकिन उनका मूल भाव बरकरार है। सबसे बड़ा बदलाव राज्यों के समूह से एक आधुनिक लोकतंत्र बनने तक का सफर। फिर भी आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार आज भी आश्चर्यजनक रूप से जस का तस है। ठीक है। आपने पूजा के बारे में कुछ कहा था। आपने कहा कि मंदिर हजारों साल पुराने हैं। हाँ बिल्कुल। दक्षिण भारत के कुछ मंदिर, जैसे तमिलनाडु के मंदिर, लगातार 1000 से 2000 वर्षों से उपयोग में हैं। रिवाज, पुजारी जिस तरह से पूजा करते हैं, मंत्रोच्चार, इन सब की परंपरा काफी हद तक वैसी ही बनी हुई है, भले ही भीड़ और उनके आसपास की दुनिया बदल गई हो। ये मंदिर, ये संरचनाएं अब तक कैसे सलामत हैं? इसका मुख्य कारण है उनकी निर्माण तकनीक। सटीकता से कटे ग्रेनाइट पत्थर लेगो की तरह फिट हो जाते हैं, बिना गाड़े के। भूकंप में पत्थर ऊर्जा सोखने के लिए थोड़े खिसकते हैं और फिर अपनी जगह लौट आते हैं।
दक्षिण भारतीय मंदिरों को स्थानीय लोगों का मजबूत समर्थन, निरंतर पूजा, उत्तर भारत की तुलना में कम आक्रमणों से विनाश और सदियों से समुदायों व शासकों द्वारा लगातार रखरखाव का भी लाभ मिला है। ठीक है, ये दिलचस्प है। आपने कुछ कहा था कथा कहने की परंपराओं के बारे में। वे किस तरह की कहानियां सुनाते थे? सबसे बड़ी कहानियां रामायण और महाभारत हैं। महानायक, देवता, राक्षस, कर्तव्य, प्रेम और महायुद्धों की महाकाव्य कथाएं। फिर पुराण हैं, जो सृष्टि की कथाओं, विष्णु और शिव जैसे देवताओं की कहानियों और नैतिक शिक्षाओं से भरे हुए हैं। बच्चों और रोजमर्रा की समझदारी के लिए पंचतंत्र में चालाक जानवरों की कहानियां थीं, जैसे बंदर और मगरमच्छ, जो समझदारी से जीना सिखाती थीं। स्थानीय लोग ये कहानियां जीवंत कथा वाचन के जरिए सुनते थे। अकथवाचक या हरिकथा कलाकार मंदिरों या घरों में गाकर, नाचकर और नाटकीय ढंग से इन कहानियों का वर्णन करते थे। संगीत और टिप्पणी मिलाकर प्राचीन कथाओं को जीवंत और प्रासंगिक बना देते थे। दिलचस्प। तो आप कह रहे हैं कि वे जैसे दूसरे देवताओं में भी विश्वास करते हैं? क्या उनके लिए एक से अधिक भगवान हैं? हाँ, बिल्कुल सही। हिंदू धर्म बहुदेववादी है, यानी वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुख्य देवता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, विष्णु, पालक और शिव, संहारक हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। लेकिन इनके अलावा सैकड़ों और भी हैं, जैसे लक्ष्मी धन के लिए, गणेश शुभता के लिए और दुर्गा शक्ति के लिए। लोग अपनी पूजा केंद्रित करने के लिए व्यक्तिगत देवता चुनते हैं, जिन्हें इष्ट देवता कहा जाता है। हालांकि कई देवी देवता हैं, लेकिन कई हिंदू उन्हें एक परम सत्य, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है, के विभिन्न रूप या पहलू मानते हैं। ठीक है। काश उसका नाम क्या है? उस आदमी का नाम क्या है? लक्ष्मी? काश लक्ष्मी मेरी संपत्ति के मामले में मेरी मदद करे। ओह, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन वह आपके लिए काम नहीं करती। बात यह है, भारतीय परंपरा अनुसार लक्ष्मी बुद्धिमान धन प्रबंधन करने वालों पर कृपा करती है। अपना वित्त सुधारें, कर्ज से बचें और अतिरिक्त धन होने पर उदार बने। छोटी दैनिक आदतें मायने रखती हैं। लोग अक्सर उनके लिए जगह को साफ रखते हैं, शुक्रवार को दीपक जलाते हैं और साधारण प्रार्थनाएं करते हैं। इसका अर्थ है कि आप सिर्फ समृद्धि नहीं चाह रहे, बल्कि कर्म भी वैसे ही कर रहे हैं। क्या मैं कोई सरल मंत्र या अनुष्ठान साझा करूं? दिलचस्प है। हाँ, शायद। एक। सरल मंत्र जो लोगों को पसंद है, वह है लक्ष्मी मंत्र। एवं श्री महालक्ष्मीय नमः। आप इसे 11, 21 या 108 बार जप सकते हैं, खासकर शुक्रवार को। कई लोग शुक्रवार की शाम को अपने घर या कार्यस्थल पर एक छोटा तेल या घी का दीपक कपास की बाती के साथ जलाते हैं। एक फूल और शायद कुछ मिठाई भी अर्पित करते हैं। मुख्य बात यह है कि इसे सच्ची एकाग्रता और कृतज्ञता के साथ किया जाए। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन यह लोगों को पैसे और अवसरों के प्रति सजग रहने में मदद करता है। ये तो बहुत सटीक संख्याएं हैं। आपने कहा था 11, 21 या 108 बार। तो आपको गिनना पड़ेगा कि आपने कितनी बार किया। अगर आप इससे कम या ज्यादा बार करें तो क्या होगा? ये संख्याएं यूं ही नहीं चुनी गई हैं। हिंदू परंपरा में इन्हें शुभ माना जाता है। 108 सबसे शक्तिशाली है क्योंकि यह कई भारतीय परंपराओं में एक पवित्र संख्या है, जो ब्रह्मांड की लय से जुड़ी हुई है। आप 11 से कम भी कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी। इससे कोई बुरा नहीं होता। ये गिनतियां सिर्फ आपके मन की एकाग्रता के लिए हैं। अगर ये अजीब लगें तो बस शांत होने तक इसे दोहराएं। सही संख्या से ज्यादा आपकी नीयत मायने रखती है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प रहा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो मुझे खुशी होगी। लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जरूर सब्सक्राइब करें। अलविदा। मेरी ए म्यूजिक भी देखें। मेरे पास दो कलाकार हैं, आउटला कंट्री कलाकार जिनका नाम ट्रेविस रेट्स है, और हमारे पास एक पॉप सिंगर है जिसका नाम लुल्लाबी है। कृपया उन्हें स्पॉटिफाई पर जरूर सुनें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे एट्सी शॉप्स भी देखें। हमारे पास वॉल ब्लूम स्टूडियोज है, जहां आप कॉटेज कोर आर्ट के डिजिटल डाउनलोड्स ले सकते हैं और साथ ही कैनवस प्रिंट करवाकर अपने घर मंगवा सकते हैं। वॉल ब्लूम स्टूडियोज एट्सी पर हमारी दुकान है, और फिर हमारे पास ग्रैंड टूर प्रिंट कंपनी भी है। ये मेरी ट्रैवल पोस्टर की दुकान है, इसलिए आप यहाँ से ट्रैवल पोस्टर खरीद सकते हैं। असल में पूरी दुनिया के लगभग सभी प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी जुटाना, तो उसे जरूर देखें। ग्रैंड टूर प्रिंट कंपनी। आप सभी का धन्यवाद।
लाइक बटन दबा दें। नमस्ते दोस्तों, हम बहुत जल्द ही अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा अलविदा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया स्पॉटिफाई पर जाकर मेरा नया संगीत जरूर देखें और सुने। अगर आपको मेरा यह काम पसंद आए